औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि थोड़ा सा हमें खतरा था कि कोविड की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लग जाए और फिर हम अपनी नॉर्मल फिजिकल क्लासेस की तरफ ना जा सकें, तो कुछ ऐसे ही हुआ है अभी से हफ्ते के लिए। तो क्योंकि फिजिकल क्लासेस नहीं हो सकती हैं तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपना वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आगे जो हम लोग उस वक्त पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग इस वक्त जो था चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जो कि बेसिकली क्या था, सिस्टम ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। तो सिस्टम ऑफ रियल नंबर हम कंप्लीट कर चुके थे और इसके बाद हमने एक्सपोनेंट को पढ़ना शुरू किया था और एक्सपोनेंट भी हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया था। लेकिन ये था कि लास्ट के जो वीक था उसमें काफ़ी बच्चों ने एब्सेंट थे, तो हम ऐसा करते हैं कि एक्सपोनेंट को जो है दोबारा से शुरू करते हैं ताकि तमाम बच्चों के लिए क्लियर हो जाएगा कि एक्सपोनेंट क्या होता है। तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखी है, एक्सपोनेंट क्या होता है? द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर टेल्स हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। हमारे पास कोई भी नंबर लिखा हुआ हो और उसके ऊपर कोई डिजिट लिखा हुआ हो, ठीक है ना, तो ये जो डिजिट है तो उसके एक नंबर के ऊपर एक और डिजिट लिखा हुआ है, एक नंबर इस तरीके से करके, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर लिखा गया है ऊपर, इसका मतलब ये होता है कि ये हमें ये बताता है कि ये वाला नंबर जो है वो कितनी दफा हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 8 को हम क्या करेंगे 5 दफा मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ। तो 8 की पावर 5 का मतलब हुआ 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई। इसी तरह से अगर कभी हमारे पास लिखा हो a की पावर n, तो इसका मतलब क्या है कि हम a को मल्टीप्लाई करेंगे कितनी दफा? n टाइम्स। तो n टाइम्स में क्योंकि हमें n का नंबर पता नहीं है तो हम इसको किस तरीके से डिनोट करते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, और इसके बाद हम डैश डैश डाल के आखिर में a लिख देते हैं कि अब ये जितने भी होंगे उतनी दफा ही n की वैल्यू हो जाएगी। तो और इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करेंगे? इसको हम रीड करते हैं द nth पावर ऑफ a, यानी a की पावर क्या है? n। इस चीज को अगर हम डिफाइन करना चाहें, जैसे a है और a की पावर n है, इसको हम डिफाइन करते हैं तो ये जो a होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है। और ये जो n लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, या इसको हम पावर भी कहते हैं, या इसका एक नाम इंडेक्स भी, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स जब भी बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि ये किसी भी बेस की पावर दी गई है, ठीक है। ये तमाम चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक तेजी के साथ रिवीजन के तौर पर पढ़ना है कि क्या चीज है। फिर हमने इसके बाद ये चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे पास ये जो a दिया गया है, बेस जो दिया गया है, ये माइनस के अंदर हो, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई बेस दिया गया है माइनस के अंदर, इसकी एक एग्जांपल भी साथ साथ करते रहते हैं कि हमारे पास कोई बेस है 2 जो कि माइनस में है और उसकी जो पावर है वो क्या दी गई है? पावर दे दी गई है 3 सपोज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 है ये इस पूरी -2 के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, यानी कि ये 3 जितनी जिस चीज पे भी लगा होगा उस चीज को उतनी दफा आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये माइनस जो है ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आपका जवाब तो माइनस में आएगा और 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि जब इसकी पावर माइनस थी और ये जवाब इसके ऊपर एक जो नंबर था वो क्या नंबर है? ये जो 3 नंबर होता है ये बेसिकली क्या है? ये ऑड नंबर, ठीक है ना। 3 जो होता है ऑड नंबर होता है। तो इस बात को आप याद रखें कि जब भी किसी हमारे पास इंटीजर जो कि माइनस में दिया गया है और उसकी पावर जो है वो ऑड में होगी, तो वो हमेशा उसका जवाब जो है वो जो भी होगा नेगेटिव के अंदर आएगा, सही है। इसी तरह से अगर आपके पास -2 जो है वो एक इंटीजर है और आपने इसकी पावर जो है वो दी हुई है सपोज 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस,
और माइनस माइनस प्लस, तो जवाब क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। और 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो जवाब आ गया प्लस। तो इस रूल से आपने क्या चेक किया, वो ये चेक किया कि अगर आपके पास कोई इंटीजर दिया गया है माइनस में जिसकी पावर अगर ऑड होगी तो आपका जवाब हमेशा नेगेटिव में आएगा। और अगर आपको कोई इंटीजर दिया गया है माइनस में बेस दी गई है और उसकी जो पावर है वो ऑड है, अगर इवन है अगर, तो उसका जवाब हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। यानी अगर n की वैल्यू इवन होगी तो जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो जवाब हमेशा क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। और n जो है वो क्या है बेसिकली पावर है, जिसकी एग्जांपल हमने इसी तरह देखा है। असल में ये तो बहुत छोटी सी एग्जांपल थी, इसमें कोई मसला नहीं था, लेकिन अगर सपोज आपको इस तरह से लिखा जाए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ना कि -6 की पावर अगर मैं दे दूं 9, तो अब आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि -6 को मल्टीप्लाई करते हुए करें, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि यार ये पावर जो है ये ऑड है, तो आपका जवाब जो होगा वो हमेशा क्या होगा नेगेटिव के अंदर है। और अगर मैं दे दूं -8 की पावर 16, तो इसका जवाब हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो सिर्फ आपने ये चेक करते हुए कि ये नंबर जो है इवन है तो जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ ये देखते हुए कि ये नंबर जो है ये ऑड है, जवाब हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से आप एक्सपोनेंट को जो है जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दो रूल जो है इनको अप्लाई करेंगे, और इन दो रूल्स को अप्लाई करते वक्त हम जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। इसी तरह से जब हम, ये तो एक्सपोनेंट था, अब हमारे पास है कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको भी मैं आपको तेजी से रिवाइज करा देता हूं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बेसिकली क्या है। अच्छा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है उसमें जो पहला लॉ है वो क्या है प्रोडक्ट ऑफ पावर लॉ। इसमें क्या होता है कि व्हेन द बेसिस आर सेम बट द एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। यानी इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर आपके पास कोई डिजिट दिया है 5 और एक और डिजिट है यानी वो भी 5 है, तो यदि बेसिस सेम हो गया और उनकी पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है वो आप देख रहे हैं डिफरेंट है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है जब बेसिस सेम हो तो पावरें जो है वो आपस में ऐड हो जाती है। तो यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 था, तो 5 को आपने एक दफा लिख लिया और इनकी जो पावर्स थी वो 6 और 2 वो दोनों ऐड हो गई, और इसके आंसर जो हो गया वो क्या हो गया 5 की पावर 8। तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर लॉ। और इसकी जो जनरलाइज फॉर्म है वो क्या है, वो ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स के जो बेसिस हैं वो क्या है सेम है, a है ये भी a है, और इसकी पावर m है और इसकी पावर n है अगर, और m और n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं सपोज, और a जो है वो कोई रियल नंबर हो, तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों बेसिस सेम है, तो इसको एक दफा लिख दिया बेस को आपने, और इनकी जो पावर्स थी m और n ये ऐड हो गई। तो ये जो पहला लॉ है ये कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ पावर लॉ। तो ये एक्सपोनेंट का पहला केस था। अब इसका जो दूसरा लॉ है वो क्या है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है इसका बिल्कुल अपोजिट है। जैसे उसमें हमने कहा था बेसिस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, इसमें हम कह रहे हैं कि जब बेसिस जो है वो डिफरेंट हो और पावर जो है वो सेम हो। यानी आपके पास जो बेस थी पहले 5 और 5 थी, अब की दफा बेस हो गई आपके पास 5 और 3, लेकिन इनकी पावरें जो है वो सेम हो गई 2 और 2 है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जब हमारे पास पावर जो है वो सेम हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो बेसिस हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लें और उसकी पावर को ब्रैकेट में यूज करके एक दफा लगा लें और इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 3 जा 15 और पावर इसकी 2 आ गई, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 15 की पावर 2। तो ऐसी सूरत में जब हमारे पास बेसिस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो हमारे पास, तो उस सूरत में इसकी जो जनरलाइज फॉर्म बनती है वो ये बनती है कि हमारे पास दो बेसिस थे a और b अलग अलग जिनकी पावरें सेम थी n और m, और इसको हम क्या करते हैं कि पहले इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं a क्रॉस b, और उस होल की पावर जो है वो जो यहाँ पे अलग अलग थी उनको एक दफा लिख दिया n। तो ये जो है ये बेसिकली पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ का जनरलाइज फॉर्म आ गई है आपके पास। तो ये पहला लॉ था प्रोडक्ट ऑफ पावर लॉ और दूसरा जो है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ये एक्सपोनेंट के दो लॉ हैं। अब हम इसके बाद इसके अंदर टोटल 3 से 4 लॉ और हैं, तो वो और कर लेते हैं तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का जो तीसरा हमारे पास लॉ है वो है लॉ ऑफ पावर, यानी ये कि इफ पावर इज गिवन टू अ पावर्ड नंबर बोथ द पावर्स आर मल्टीप्लाइड। यानी क्या होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर दिया गया है और उसकी कोई पावर दी गई है और उसके ऊपर एक और मजीद पावर दे दी जाए, तो
तो ये जो दोनों पावरें हैं ये क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी 5 की पावर 2 था और फिर उसके ऊपर मजीद ब्रैकेट लगा के पावर दे दी गई, तो इस वक्त क्योंकि दो पावर्स हो गई यानी पावर के ऊपर पावर है, तो आपने क्या किया, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका जवाब क्या जाएगा, ये 5 की पावर 6 जवाब है। ठीक है, तो इसकी जनरलाइज फॉर्म जो है, इस चीज की जनरलाइज फॉर्म क्या हो गई कि अगर a की पावर m है और उसके ऊपर एक मजीद पावर दे दी गई है n, तो आप जो ये जो बेस है इसकी पावर क्या हो जाएगी, m मल्टीप्लाई बाय n। तो थर्ड जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ पावर, उसकी जनरलाइज फॉर्म क्या हो गई, उसकी जनरल फॉर्म ये हो गई। चौथा जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का हमारे पास लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, कि अगर हमारे पास इफ कोशेंट ऑफ पावर हैविंग द सेम बेस, कोशेंट किसे कहते हैं, जब हम कोई चीज फ्रैक्शन के अंदर लिखे हुए होते हैं, तो a/b की फॉर्म में या रैशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे सारे जो होते हैं, तो इसी में कह रहे हैं कि अगर आपको कोशेंट ऑफ पावर हैविंग द सेम बेस, अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ a/a, ठीक है, और उसकी जो यानी बेसिस जो है वो a जो है वो दोनों सेम है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली चीज को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली चीज को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या होता है कि हम इस डिनोमिनेटर की जो पावर होती है उसको न्यूमरेटर की जो पावर होती है उसमें से माइनस कर देते हैं और बेस को जो है वो सेम रखते हैं और कोई चेंज नहीं करते। यानी a की पावर m है और a की पावर n है, तो ये जो n पावर है ये ऊपर चली जाएगी और इस m वाली पावर से जो है वो माइनस हो जाएगी। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आप चाहें तो इस तरह देख लें कि अगर हमारे पास लिखा हुआ हो सिंपल 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 है, ये जब 5 की पावर 2 जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली किस तरह से हो जाता है कि 5 की पावर 6 तो थी, ये वाली 5 की पावर जब 2 ऊपर गई तो -2 हो गई। तो अब आपने देखा दोनों बेसिस सेम हो गए, तो जब बेसिस सेम होते हैं तो पावरें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6 -2 हो जाएगा और आपका जवाब हो जाएगा 5 की पावर 4। ठीक है, तो यानी आपने इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर दिया। तो इसी चीज की जो जनरलाइज फॉर्म है वो क्या है, जनरलाइज फॉर्म वो ये है, a की पावर m और a की पावर n हो, तो हम इस n को जो है इस m में से माइनस कर देते हैं और बेस को एक दफा लिख देते हैं, तो वही चीज देंगे आपको इस तरीके से करनी होगी। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर। तो बेसिकली ये 4 लॉ होते हैं जो कि एक्सपोनेंट्स के लॉ हैं। इसमें सिर्फ एक चीज और इसमें ख्याल रखें कि इसी लॉ में अगर हम ये कहते हैं सिंपली ये वाला जो लॉ है इसमें m और n अगर आपस में बराबर हो जाए तो क्या होगा, इसकी एक पांचवी एक केस देख लीजिए आप जरा। बेसिकली तो ये 4 लॉ हैं, लेकिन ये पांचवी जो चीज है वो इसी की सबसे एक पार्ट है कि अगर इफ m = n हो जाए तो ये जो फार्मूला है ये क्या हो जाएगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n जो था ये बराबर था a की पावर m माइनस n। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर m और n बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर m। तो अब ये जब m जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, बेस को एक दफा लिख दिया आपने, ये वाला m जो था m, इसमें से आपने m को माइनस कर दिया, तो ये जो m में से m जब ये जो m में से m माइनस होगा तो क्या होगा, m और m कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बच गया, a की पावर क्या बच गई, 0 बच गई। तो ये याद रखिएगा कि जब भी a की पावर 0 होती है वो हमारे हमेशा किसके बराबर होती है, वो 1 के बराबर होती है, a0 = 1। ये केस जो है वो बेसिकली इसी वाले का केस है, उस सूरत में जब m और n आपस में बराबर हो जाए तो a0 बन जाता है और a0 की जो पावर ये जो होती है इसका जो आंसर होता है वो हमेशा 1 होगा। तो ये हमारा पांचवा केस था एक तरीके से, जिसके अंदर हमने ये देखा कि जब m और n की पावर जो है वो सेम हो जाए तो a0 बन जाता है और a0 का मतलब है 1, यानी किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाता है। इसमें हम कोई चीज भी है, सपोज ये हमारे पास नंबर है 5 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 6, तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 6 माइनस 6, ठीक है, ये हो जाएगा 5 की पावर 6 माइनस 6 और ये हो जाएगा 5 की पावर 0 और 5 की पावर 0 जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से अगर ये नंबर 5 के बजाय वो 125 और ये नीचे वाला भी बेस 125 हो और इसकी पावर भी 8 और इसकी पावर भी 8 हो, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 125, इसकी पावर हो जाएगी 8 माइनस 8
ये कैंसिल हो गया 0, तो ये हो गया 125 की पावर क्या बन गई 0, और किसी भी चीज की पावर 0 होगी तो ये किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी। तो ये हमारा पांचवा केस था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का। अब इसके बाद ये जब हमने पांचों लॉ पढ़ लिए तो हमने इसकी बेसिस पे एक्सरसाइज नंबर 2.3 और 2.4 करनी है। तो आज हम ऐसा करते हैं 2.3 कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 के अंदर पहला सवाल है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 10 की पावर 3 दी गई है और फिर 10 की पावर 2 दी गई है। तो आपको पता है कि ये वाली जो था ये कौन सा लॉ हमने किया था, लॉ ऑफ पावर, कि जिसमें किसी भी नंबर के ऊपर पावर दी गई है और उसके ऊपर मजीद पावर दी गई है। तो हम यहाँ पे उसी लॉ को यूज करते हुए यूजिंग लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर, वो क्या होता था कि a की पावर अगर m हो और उस होल की पावर क्या है n है, तो हम उसको लिख सकते थे a की पावर m इंटू n। सही है, तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं कि a जो है वो हमारे पास 10 है और m जो है वो हमारे पास 3 है और n जो है वो हमारे पास क्या है 2 है। तो अब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 10 की पावर 3 और होल पावर इसकी 2 दी हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये हो जाएगा 10 की पावर 3 टू द 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 के एक सवाल मैं आपको और करा देता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो बिल्कुल क्लियर था, इसमें आपने देख लिया कि लॉ ऑफ पावर आपने इस्तेमाल किया और दोनों पावरों को जो है आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जवाब आ गया आपका 10 की पावर 6। इसी तरह इसका एक क्वेश्चन नंबर 10 है, वो मैं आपको करा देता हूं, तो बाकी एक्सरसाइज आप इंशाल्लाह ताला खुद ही करेंगे। और बल्कि ये एक्सरसाइज मैंने क्लास में कराई भी थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ क्लास में टोटल उससे 3 बच्चे आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको पूरी रिवाइज करा। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दिखाया हुआ है उन्होंने कि एक दिया हुआ है m प्लस n बेस दिया हुआ है और उसकी पावर 7 है, फिर p प्लस q है, उसकी पावर 5 है। यहाँ पे आप जैसे ही देख रहे हैं कि यहाँ क्योंकि रैशनल नंबर बन गया ये, यानी फ्रैक्शन के अंदर है, तो यहाँ पे कौन सा वाला यूज हो जाएगा, यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो होगा यूजिंग लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। वो क्या होता था कि अगर आपके पास कोई बेस सेम है और उसकी पावर यहाँ पे m है और यहाँ पे n है, ठीक है, तो हम उसको लिख सकते थे a की पावर m माइनस n। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ m प्लस n ये एक सेम बेस है और ये भी सेम बेस है, बेसिस सेम है ना, m प्लस n। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं m प्लस n को एक दफा लिखेंगे और इसकी पावर है 7, इसकी पावर है 6, तो 7 तो ऐसे ही जाएगा, ये 6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। इसी तरह से इसी सवाल में आगे देख रहे हैं मल्टीप्लाई होके कि फिर हमारे पास बेस है p प्लस q और p प्लस q की पावर ऊपर 5 है और नीचे क्या दी हुई है 2 दी हुई है, तो नीचे वाला 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा आपके पास m प्लस n की पावर सिंपल 1 बन गई और यहाँ पे बच गई आपके पास p प्लस q की पावर 3। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये एक्सरसाइज 2.3 के, और आप में से ये उस दिन जो बच्चे आए थे उन्होंने कर भी लिए ये एक्सरसाइज, तो आप लोग भी जितने लोग जो रह गए थे वो अब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। एक्सरसाइज 2.3 जो है ये बेसिकली एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर जो है वो 2.4 करेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड है और बिल्कुल इसी तरीके की है, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। उम्मीद करता हूं मैं कि ये जो आज हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे और एक्सरसाइज 2.3 करी थी, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको आप लोग अपने रजिस्टर्स के ऊपर फौरी तौर पे कर लें एक्सरसाइज 2.3 को, और इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.4 करेंगे। अल्लाह हाफिज़।